सुनसान सड़क पर रात के समय राज्यवर्धन अपनी पूरी ताकत के साथ भागे जा रहा था। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। उसके मुंह से खून लगातार निकल रहा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी किसी से लड़ाई हुई है और वो अपनी जान बचाकर भागे जा रहा था। राज्यवर्धन भागते भागते पीछे की ओर भी देख रहा था, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। लगातार भागते रहने से उसकी सांस अब फूलने लगी थी, फिर भी वो भागे जा रहा था। अचानक उसका पैर सामने रखे एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और वो चीख मारते हुए सड़क पर गिर पड़ा और उसका सिर सड़क से जा लगा। जमीन पर गिरते ही उसके सिर से खून निकलने लगा। तभी उसके सामने एक भूतिया मूर्ति जमीन को फाड़कर बाहर निकल आई और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तुम यहाँ कहाँ तक भागोगे राज्यवर्धन, और कब तक भागोगे? मौत तुम्हें खींचकर अपने मुंह में ले ही जाएगी। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। राज्यवर्धन एक बार फिर से उठकर पूरा दम लगाकर भागने लगता है, लेकिन भूतिया मूर्ति उसके पैरों को पकड़कर खींच देती है। वो एक बार फिर से मुंह के बल गिर जाता है और उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है। उसके बाद वो भूतिया मूर्ति उसके सीने पर सवार हो जाती है और उसका गला दबाने लगती है। छोड़ दो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। तुमने भी तो किसी का दम घोटा है राज्यवर्धन, तुमने भी तो निर्दोष की हत्या की है। यहाँ जो बोओगे वही काटोगे। राज्यवर्धन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उसके सामने कुछ घटनाएं घूमने लगी। भाई तुझे चढ़ गई है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? राज्यवर्धन तू मेरी बातों पर विश्वास कर, ये 100% सच है। राज्यवर्धन और शेखर दोनों पक्के दोस्त थे, दोनों बिजनेस पार्टनर भी थे, लेकिन उन दोनों को बिजनेस में करोड़ों का घाटा हो गया था। उन पर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया था। लेनदार उन्हें बार बार फोन पर पैसे वापस देने के लिए कह रहे थे। कुछ फोन पर धमकी भी दे रहे थे और कुछ तो सामने आकर भी। अभी कल की तो बात है। राज्यवर्धन जी, शेखर जी, अब आप लोग बड़े लोग हैं, इस तरह बीच बाजार आप लोगों को मारूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब पैसे ले लिए हैं तो उसे चुकाइए भी, क्यों दबा कर बैठे हैं हमारे सेठ के पैसे हैं? देखो ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। पहले भी तुम्हारे सेठ के साथ हमारा लेन देन हुआ है, करोड़ों रुपए उन्होंने दिए तो हमने वापस भी किए हैं। हम कहाँ इस बात से इनकार कर रहे हैं कि आपने दिए नहीं है, आपने दिए हैं, तभी तो आप लोगों की सांसें अभी तक चल रही हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये सांसें हमेशा चलती रहें तो इस महीने की 30 तारीख को पूरे 3 करोड़ रुपए लेकर हमारे सेठ के पास पहुंच जाइएगा, नहीं तो आपको पता ही है ना कि हम कितने शरीफ लोग हैं। राज्यवर्धन और शेखर बहुत परेशान थे और उस दिन रेस्टोरेंट में शेखर ने राज्यवर्धन को जो बात बताई, उसे सुन राज्यवर्धन को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब शेखर ने कहा कि एक नहीं पूरे 100 करोड़ का खजाना है वो, तो फिर तुम इस्तेमाल क्यों नहीं करते उसका? है यार, हम लोग कितनी मुसीबत में हैं, तुम्हें पता है ना? पता है राज्यवर्धन, लेकिन मैं चाहकर भी उस खजाने से एक पैसा भी नहीं ले सकता। शेखर राज्यवर्धन से अपने पुरखों के उस खजाने की बात बता रहा था, जो खजाना श्रापित था। मेरे दादाजी बताया करते थे कि आज से कई 100 साल पहले एक बार यहाँ बहुत भयानक अकाल पड़ा था। लोग अनाज के अभाव में मर रहे थे, लेकिन हम लोगों के पास बहुत सारा अनाज और सोना था, लेकिन हमने किसी की मदद नहीं की, जिससे गुस्सा होकर वन देवी ने श्राप दे दिया। तुम लोगों के पास इतना सारा धन और अनाज रहने पर भी तुमने जरूरतमंदों की मदद नहीं की। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि ये खजाना तुम्हारे भी किसी काम नहीं आएगा। आज से ये श्रापित खजाना है, इसका उपयोग तुम लोग या तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कभी नहीं कर सकेगी। वन देवी के श्राप का असर हुआ। शेखर के पुरखे चाहकर भी उस खजाने का उपयोग नहीं कर पाया। धीरे धीरे शेखर की आने वाली पीढ़ी उस खजाने को उस श्राप के कारण भूल गई, लेकिन आज परिस्थितियों ने शेखर को उस खजाने की फिर से याद दिला दी थी। शेखर, वो श्राप तो तुम्हारे खानदान को मिला था ना, यानी उस श्राप का असर तुम पर या तुम्हारी आने वाली पीढ़ी पर ही रहेगा। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ यार तुमसे। शेखर, अगर मैं उस खजाने को हासिल करने की कोशिश करूँ तो? राज्यवर्धन की बात का शेखर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पूरी रात वो उसके बारे में ही सोचता रहा। और अगले दिन जब वो राज्यवर्धन से मिलने पहुंचा तो यार, मैंने तो इस तरह से कभी सोचा भी नहीं था। चल आज मैं तुझे अपने पुरखों का खजाना दिखाता हूँ, और जब तू उसे हासिल कर लेगा तो फिर उससे सारे कर्जे उतार लेंगे।
और फिर एक नया और बड़ा बिजनेस शुरू करेंगे। शेखर उसे शहर से 300 किलोमीटर दूर वीराने में बने एक हवेली में ले गया। उस हवेली को देखकर ऐसा लगता था कि वो सैकड़ों साल पुरानी है, और उसे देखकर ऐसा भी लगता था कि उस तरफ कई सालों से कोई गया नहीं। शेखर उसे हवेली के अंदर के तहखाने में ले गया। पूरा का पूरा तहखाना सोने चांदी से भरा हुआ था। वहां पर एक बहुत बड़ी मूर्ति भी थी। राज्यवर्धन ने जब उस खजाने को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ओह माय गॉड, ये सब असली है शेखर? 100% असली। चलो अब जल्दी से इसे समेटो, फिर इसे गाड़ी की डिक्की में भरकर निकालते हैं यहाँ से। लेकिन उस खजाने को देखकर राज्यवर्धन की आंखों में लालच आ गया और वो मन ही मन सोचने लगा, ये सारा का सारा खजाना मेरा है। इसे पाकर मैं सारी जिंदगी ऐश कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। बस लालच के उस शैतान ने बरसों पुरानी दोस्ती का खून करने का सोच लिया और राज्यवर्धन शेखर का गला घोंटने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो राज्यवर्धन? तुम मेरे दोस्त हो। दोस्त? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहकर वो और भी जोर से शेखर का गला दबाने लगा। राज्यवर्धन याद रख, ये खजाना शापित है। हमारे पुरखों ने एक गलती की थी जिसका खामियाजा अब तक भुगतना पड़ रहा है। तू वो गलती मत कर। लेकिन राज्यवर्धन ने उसकी एक न सुनी और गला दबाकर उसे मार दिया। लेकिन मरने के साथ ही उसकी आत्मा उसकी मूर्ति में प्रवेश कर गई और उसे खींचकर एक तमाचा मारा। फिर मूर्ति जोर जोर से हंसने लगी। अरे ये मूर्ति कैसे हंसने लगी? राज्यवर्धन, मैं शेखर हूँ। शेखर, तूने दोस्त के साथ दगा किया है, उसके विश्वास का गला घोटा है। अब तू नहीं बचेगा। उस मूर्ति ने उस पर हमला कर दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए। राज्यवर्धन पूरी ताकत लगाकर उस मूर्ति से पीछा छुड़ाकर सड़क पर भागने लगा। आखिरकार वो उस मूर्ति के पकड़ में आ ही गया। शेखर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। यार मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे नहीं चाहिए ये खजाना, नहीं चाहिए। लेकिन मूर्ति के अंदर स्थित शेखर की आत्मा ने उसकी एक न सुनी और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और हंसते हुए फिर से वही बात कही। यहाँ जो तू बोएगा वही पाएगा।